दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है और आज के सेशन में बेटा हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट थ्री के ऊपर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो पार्ट 3 में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, हार्ट पढ़ाऊंगा, डबल ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड ग्रुप्स, है ना। सो ये 3 टॉपिक्स हमारे रह गए थे। इन तीनों टॉपिक्स को बेटा आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को शुरू करते हैं। सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हार्ट की। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हमारा दिल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो हमारे दिल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे दिल में बेटा 4 चैम्बर होते हैं, है ना। हमारे दिल में 4 चैम्बर होते हैं। इस तरीके से हमारे दिल में 4 चैम्बर होते हैं। सो ऊपर वाले चैम्बर को हम ऑरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं। और नीचे वाले चैम्बर को हम क्या कहते हैं बेटा? वेंट्रिकल कहते हैं। नीचे वाले चैम्बर को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट पार्ट होता है दिल का और ये वाला जो होता है बेटा राइट पार्ट होता है। सो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज राइट ऑरिकल। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में जुड़े होते हैं एक वॉल्व से। एक वॉल्व से बेटा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इस वॉल्व का नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। क्या नाम है इसका? मिट्रल वॉल्व नाम है ना। इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल आपस में जुड़े होते हैं एक और वॉल्व से, जिसका नाम क्या है बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। आप इसी चीज़ को स्ट्रक्चर में देखें। ये मैंने आसान समझाने के लिए चीज़ें बनाई हैं। इसको अगर आप स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसी तरह से ये राइट आर्ट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। सो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एक वॉल्व से जुड़े हैं जिसे हम मिट्रल वॉल्व कह रहे हैं, और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक वॉल्व से जुड़े हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। हमारे हार्ट पर ये हमें बातें समझ में आ गई, है ना। ये बातें हमें बेटा समझ में आ गई। अब मैं अगर बात करूं, जैसे ये हमारा दिल है, दिस इज अवर दिल, हार्ट। तो हमारे हार्ट का राइट और लेफ्ट पार्ट, जैसे ये राइट पार्ट है, सॉरी दिस इज लेफ्ट पार्ट, दिस इज लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज राइट पार्ट। तो हमारे हार्ट का बेटा लेफ्ट और राइट पार्ट एक लेयर से सेपरेट होता है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं बेटा सेप्टम। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। हमारे हार्ट पर एक अपर कवरिंग होती है। हमारे हार्ट पर बेटा एक अपर कवरिंग होती है। इस अपर कवरिंग को, हमारे पूरे दिल पर जो अपर कवरिंग है, उस अपर कवरिंग को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिकार्डियम कहते हैं। तो जहाँ पे भी कार्डियक वर्ड आ जाए वो समझ लेना हार्ट से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या है? कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। क्या कह लेंगे इसे? स्टडी ऑफ हार्ट कहेंगे कार्डियोलॉजी। तो हमारे हार्ट पे किसकी लेयर होती है? पेरिकार्डियम लेयर होती है। हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये हार्ट के कुछ ऑर्गन्स आपको बताए, ठीक। अब मैं कुछ हार्ट के कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जरा देखें इस बात को। तो हमारे हार्ट का ये क्या है? राइट पार्ट है। तो राइट पार्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, मतलब राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में इस पॉइंट पर बेटा एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऐसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नोड कहते हैं। और राइट ऑरिकल में नीचे की तरफ एक और पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एवी नोड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? इसको हम एवी नोड कहते हैं। एवी नोड के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या करता है? करंट जनरेट करता है जिससे दिल को धड़कने में मदद मिलती है। और ऐसे नोड और एवी नोड आपस में बेटा जुड़े हुए होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर
है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किससे, बाय द हेल्प ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स, है ना, किससे कनेक्टेड होते हैं, पुरकिंजी फाइबर से भी कनेक्टेड होते हैं। तो पुरकिंजी फाइबर एक तार की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब जैसे करंट दौड़ता है उस तरह से बेटा ये काम करता है पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो पुरकिंजी फाइबर एक तार की तरह काम करता है। तो यहाँ से एक करंट निकलता है, मतलब जो कि एसी करंट की तरह होता है, ठीक है। तो वो करंट जो है, क्योंकि आपको पता होगा एसी करंट बेटा इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो इसमें जब इस वाली साइकिल में क्या है, हमारा दिल सिकुड़ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इस वाली साइकिल में हमारा दिल क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और इस तरीके से हमारा दिल जो है धड़कता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊं, जैसे जस्ट लाइक दैट दिस वन, ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे दिस इज ऐसे नोड, ये ऐसे नोड है ना, एंड दिस इज ए बी नोड, ये कौन सा है बेटा, ए बी नोड है। पूरी फुल फॉर्म अगर देखना चाहते हैं तो साइनो आर्ट्रियल नोड है, और ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर एंड साइनो आर्ट्रियल नोड है। तो जो साइनो आर्ट्रियल नोड है, इससे बहुत सारे फाइबर्स निकले हुए हैं, मतलब बहुत सारी आपको येलो कलर की लाइन्स दिख रही होंगी निकली हुई। तो ये जो लाइन्स है दिस वन, तो दिस इज नॉन एज द पुरकिंजी फाइबर्स। इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सेप्टम वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये जो सेप्टम वाला हिस्सा है बेटा, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो ये जो सेप्टम वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या होता है, पुरकिंजी फाइबर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, है ना, पुरकिंजी फाइबर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसे हम कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहा जाता है, क्योंकि ये एवी नोड से निकले हुए हैं। एवी नोड को क्या कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। अब एवी नोड से बंडल के रूप में पुरकिंजी फाइबर निकलते हैं, क्योंकि इसी में प्रॉपर रूप से जो करंट है वो दौड़ता है ना, जो एसी करंट है वो फ्लो होता है। तो इस बंडल को बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंडल ऑफ हिस किसको कहा जाता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल को कहा जाता है, जो कि एवी नोड से निकलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स उन्हें, ठीक है। अच्छा, ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है ना, इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे दिल में दौड़ते हैं, है ना, जो कि इस तरीके से मूव करते हैं जस्ट लाइक द एसी करंट, ठीक है। तो अगर कभी कभी किसी इंसान का ऐसे नोड सही से काम नहीं करता है, मतलब उसका दिल सही से नहीं धड़कता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं किसका, दिल का। और इसी ऐसे नोड की जगह, इसी बेटा ऐसे नोड की जगह एक मशीन लगाते हैं जो ऐसे नोड का ही काम करती है, और उस मशीन का नाम है पेस मेकर। उस मशीन का क्या नाम है, पेस मेकर नाम है, ठीक है। तो पेस मेकर क्या करता है, जब ऐसे नोड सही से काम नहीं करते तो वो मशीन उस काम को अंजाम देती है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है, जिससे हमारा दिल धड़क पाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको कहा जाता है, ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट, दिल का पेस मेकर किसको कहा जाता है, ऐसे नोड को कहा जाता है। ऐसे नोड इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो नोड बताए, ऐसे नोड एंड द एवी नोड। दोनों नोड, सबसे ध्यान देने वाली बात है, दोनों नोड जो है वो राइट ऑरिकल में होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिचुएशन कहाँ पर है उसकी। तो दोनों नोड कहाँ होते हैं बेटा, राइट ऑरिकल में। तो जब हम ईसीजी कराने जाते हैं तो इस तरीके से सिग्नल आते हैं, ऐसे ईसीजी, ठीक है। तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियो मतलब जो मशीन होती है उसे हम ग्राम बोल देते हैं, और इस ग्राफ को ग्राफ बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेटा यहाँ पर देखने को मिलती है। अब एक बार बेटा हम फिगर और देखते हैं किसकी, हार्ट की। हार्ट की फिगर एक बार बेटा हम और देखते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा। तो मैंने आपको राइट आर्ट्रियम बता दिया, है ना, राइट वेंट्रिकल बता दिया, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम बता दिया और लेफ्ट वेंट्रिकल बता दिया। ये चार चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैंने बताया कि राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल जुड़ा होता है ट्राइकस्पिड वॉल से, और
लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल जुड़ा होता है मिट्रल वॉल्व से, है ना। मिट्रल वॉल्व को बेटा बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व भी इसे कहते हैं, ठीक है। हमारे हार्ट पर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिकार्डियम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं, हमारे हार्ट पर जो लेयर होती है, ठीक है। अब राइट आर्टरियम से एक नर्व निकलती है ना, जो कि बेसिकली ये एक प्रकार की वेन्स हैं, है ना। तो इसे हम कहते हैं सुपीरियर वीना कावा, और एक नीचे से निकलती है। तो ये ऊपर वाली जो है, ये ऊपर वाले बॉडी के ऊपर वाले पार्ट के लिए जाती है, और नीचे वाले पार्ट के लिए जाती है। इसे हम कहते हैं इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है? राइट पार्ट से हो रहा है, ठीक है। और एक यहाँ से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ये सब मैं डबल ब्लड सर्कुलेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक ब्लड का, एक हार्ट का क्या हुआ बेटा? ऑल ओवर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हार्ट का एक ऑल ओवर मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन की। डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या है? इसका मतलब है जब हमारा दिल एक बार धड़कता है, ठीक है, तो खून वहां से 2 बार होकर गुजरता है। इसीलिए हमारे शरीर में कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इस सर्कुलेशन को समझने के लिए पहले मैं आपको एक रफली सर्कुलेशन बता देता हूं, उसको पहले हम समझते हैं, एंड देन फिर इस सर्कुलेशन को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, मैं आपके लिए 3 डिब्बे बना रहा हूं, है ना। तो बेटा ये वाला जो बॉक्स है, इसे हम क्या कहेंगे? फेफड़े। ये हमारे खूबसूरत से फेफड़े हैं, ठीक है। तो हमारे फेफड़े कहाँ पर हैं? इस वाली कैविटी में, इस वाली कैविटी में हमारे फेफड़े हैं। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी कहते हैं। इस कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। देखो मैं कुछ कैविटी आपको बता देता हूँ अपने बॉडी की। तो जैसे मान लो किसी इंसान की पूरी बॉडी है, मैं बॉडी की डिफरेंट कैविटी से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो सबसे ऊपर वाली कैविटी जिसमें हमारा दिमाग है, कैविटी मतलब क्या होता है? खाली जगह, खाली जगह में कुछ चीज़ फिट कर दो, उसे कैविटी कहते हैं। तो जिसमें हमारा दिमाग है, उसे उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? क्रेनियल कैविटी। क्या कहते हैं भाई? क्रेनियल कैविटी। यहाँ पे दिमाग है हमारा, इस वाले हिस्से में क्रेनियल कैविटी है। अब फिर नीचे आए, एक कैविटी यहाँ नीचे होता है, क्योंकि यहाँ बीच में तो कोई कैविटी है नहीं, ठीक है। एक कैविटी हमारे नीचे है। इस कैविटी को हम, इस कैविटी में मतलब रिब्स हैं, रिब्स के अंदर जगह है, तो उसमें क्या है? आपके फेफड़े फिट हैं, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है? दिल है, और नीचे डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर क्या है? दिल है इधर लेफ्ट साइड में, और 2 फेफड़े हैं, ठीक है। तो इस कैविटी को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी में बेटा हमारे क्या होते हैं? थोरैसिक कैविटी में हमारा दिल होता है ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है बेटा। सो हमारा दिल होता है और हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है। अब थोरैसिक कैविटी के नीचे आओगे तो हमारा ये स्टमक आ जाता है। स्टमक का हिस्सा आता है, कैमरे में पूरा नहीं दिख रहा होगा, तो सॉरी स्टमक नहीं, एब्डोमेन आ जाता, पेट आ जाता हमारा। स्टमक तो एक पार्ट है एब्डोमेन का। तो इसके नीचे जो पेट वाला हिस्सा है, पेट को इंग्लिश में कहते हैं एब्डोमेन कहते हैं। तो इसीलिए इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे लंग्स हैं। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको। जैसे हमारे बेटे लंग्स हैं, सॉरी लंग्स नहीं, लीवर। एब्डोमिनल कैविटी में हमारे क्या बेटा? लीवर है, लीवर, ठीक है। स्टमक, पैंक्रियाज। तो ये सब एब्डोमिनल कैविटी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी। और सबसे नीचे वाली कैविटी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी कहते हैं, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह देखने को मिलती है। तो ये पेल्विक कैविटी। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं अलग अलग बटी हुई हैं। तो हमारा दिल किस कैविटी में है? ये क्वेश्चन आता है, हमारा दिल किस कैविटी में बेटा? हमारा दिल है, हार्ट है कहाँ पर? थोरैसिक कैविटी। और फेफड़ा कहाँ पर भी है? फेफड़ा भी थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये थोरैसिक कैविटी, ये रहा फेफड़ा, और फेफड़े के इस वाले पार्ट में लेफ्ट साइड में, वैसे 99.99% लोगों का फेफड़ा कहाँ होता है? सॉरी दिल कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। और कुछ लोगों का फेफड़ा जो है राइट साइड में भी देखने को मिलता है। तो फेफड़े के नीचे एक और बॉक्स बनाया जा रहा है मेरे द्वारा, और ये बॉक्स है बेटा हमारा दिल, जिसमें कि 4 चैम्बर हैं।
4 चैम्बर यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ये हमारा देसी दिल है, ठीक है, क्योंकि फिगर आसान होनी चाहिए। फिगर अगर आसान नहीं हुई तो समझ में बायो नहीं आएगी। तो ये फिगर आसान बनाने के लिए मैंने कुछ इसी तरह से बॉक्स बना के आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। तो ये आप एक बार लिख लें, इसको मैं रफ करने वाला हूँ, ये क्रेनियल कैविटी वगैरह, ठीक है, क्योंकि उधर मैं कुछ नसें बनाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, सो इसको देखते हैं हम फटाफट। नाउ हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो खून है हमारा कैसे दौड़ता है। हमारे शरीर में जो हमारा खून है वो कैसे दौड़ता है। तो देखो बेटा, हमारे फेफड़े में क्या घुसती है, ऑक्सीजन घुसती है और यहाँ से CO2 निकलता है। ये बात तो सबको पता होगा भाई। हमारे शरीर में ऑक्सीजन आती है और CO2 बाहर जाता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जैसी फेफड़े में घुसी तो फेफड़े में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, एल्वुलाई से, कूपिकाओं से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हवा आके भर जाती है, ठीक है, वो ब्लड कैपिलरीज एक नस में आकर मिलेंगी, एक नलिका में आके मिलेंगी और वो नस, वो नलिका, वो डक्ट खून को कहाँ लेकर पहुँचेगी, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में। और इस पार्ट को हमें अच्छी तरह जानते हैं कि लेफ्ट ऑरिकल होता है, ऊपर वाला हिस्सा ऑरिकल और नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल होता है हार्ट का। ठीक है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल है, अभी मैंने समझाया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सी डक्ट खून को, ब्लड को लंग से हार्ट में लेकर आती है, दिल में लेकर आती है ना। कौन सी डक्ट खून को लंग से कहाँ लेकर आती है बेटा, हार्ट में लेकर आती है, दिल में लेकर आती है। ठीक है, तो कौन लेकर आता है, जरा इस बात को समझें, इस बात को देखते हैं। तो कौन लेकर आता है बेटा, ये लेकर आती है पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर आती है। इस बात को जरा समझना है डिटेल में। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होती हैं, आर्टरीज वो नलिकाएं होती हैं, मैंने पार्ट 2 में आपको पढ़ाया है, वो नसें होती हैं जिसमें कैसा ब्लड बहता है, जिसमें बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, सॉरी एक जस्ट अ मिनट, एक करेक्शन मुझे यहाँ पे करना है। दिस इज स्लिप ऑफ टंग, दिस इज पल्मोनरी वेन नॉट आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन। तो कौन सी नलिका ब्लड को बेटा लंग से हार्ट में लेकर आती है, पल्मोनरी वेन लेकर आती है। इनको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे ब्लड आ चुका है, फिर ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आता है, इसके बाद ब्लड पहुँच जाता है यहाँ पर। ये वाला जो बॉक्स है ये किसका बॉक्स है बेटा, बॉडी टिश्यू का, बॉडी टिश्यूज का बॉक्स है। ठीक है, अब याद करो यहाँ ऑक्सीजन घुसा तो ये वाला जो ब्लड आ रहा है, ये पूरा सर्कुलेट हो रहा है, ये कैसा ब्लड है, O2 वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड का नाम हम देते हैं। ठीक है, तो बॉडी टिश्यू तक क्या पहुंच चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है, प्योर ब्लड पहुंच चुका है। ठीक है, बॉडी टिश्यू तक बेटा क्या पहुंच चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है। ठीक है, अब होता क्या है, बॉडी टिश्यू के अंदर क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जैसी रिएक्शन देता है, किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बेटा, तुरंत क्या बनाता है, CO2 बना लेता है और क्या बना लेता है भैया, पानी बना लेता है और कुछ एनर्जी वगैरह बना लेता है जो हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी है। वो एनर्जी कितनी बन रहा है, कैसे बन रही है, वो बात की बात है, वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सेल में एनर्जी कैसे बनती है, ATP के फॉर्म में बनती है। ठीक है, तो C6H12O6 O2 देन CO2 और पानी बन जाता है। तो मेन जो चीज़ ब्लड में मिलके आगे बढ़ती है वो क्या बढ़ती है बेटा, CO2। अब O2 बॉडी टिश्यू को मिल चुका है और बॉडी टिश्यू से क्या बाहर निकलेगा बेटा, CO2 बाहर निकलेगा। मतलब ये वाली नलिका जो कहाँ जाएगी, हार्ट के राइट चैम्बर में जाएगी। वो कैसा ब्लड लेके जाएगी बेटा, CO2 वाला ब्लड लेके जाएगी, है ना।
तो हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में कैसा ब्लड होता है, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में कैसा ब्लड होता है, O2 ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट के लेफ्ट पार्ट में कैसा ब्लड होता है बेटा, प्योर ब्लड होता है O2 वाला। और हार्ट के राइट पार्ट में कैसा ब्लड जा रहा है, CO2, मतलब इम्प्योर ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले चैम्बर में पहुंचता है, फिर हार्ट पंप करता है, नीचे वाले चैम्बर में आता है ब्लड, फिर यहां से एक और डक्ट निकलकर ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स तक, और लंग्स से CO2 बाहर निकल जाता है, और फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। अब मैं इन नसों का नामकरण कर देता हूं। तो पहली नस का तो हम कर चुके हैं, जो हार्ट तक ब्लड लेकर आती है, लंग से हार्ट तक, उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं, फुसफुस शिरा कहा जाता है। जो डक्ट, विच डक्ट कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू, है ना, तो हार्ट से बॉडी टिश्यू तक, ठीक है, ब्लड को कौन लेकर आएगा, हार्ट से बॉडी टिश्यू तक ब्लड को कौन लेकर आएगा, ये आएगा बेटा एरोटा। कौन लेकर आएगा, एरोटा लेकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच डक्ट कैरी द ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट, हार्ट से बॉडी टिश्यू से हार्ट तक ब्लड को कौन कैरी करेगा, दिस वन, इसका नाम है बेटा वीना कावा। क्या नाम है, वीना कावा नाम है। ठीक है, अभी मैं इसको स्ट्रक्चर में भी दिखाऊंगा, यहां पे पहले समझ लो आप इस बात को। फिर हार्ट से लंग तक ब्लड को कौन लेकर जाएगा, हार्ट से लंग तक ब्लड को कौन लेकर जाएगा, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। इसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, इसे पल्मोनरी आर्टरी बोला जाएगा। ठीक है, तो पल्मो शब्द कहां यूज होता है, जो लंग से संबंधित होता है ना। पल्मो शब्द जहां भी आ जाए तो समझ लो वो चीज बेटा कहां संबंधित है, लंग से संबंधित है। तो लंग की पढ़ाई को स्टडी ऑफ लंग्स, लंग्स की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, पल्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लंग्स इज नॉन एज पल्मोलॉजी, उसे हम पल्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। बात आप समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने लग रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब इस चीज को एक बार डायग्राम में देखते हैं, जैसे डबल ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो जैसे हमारे फेफड़े हैं, 2 फेफड़े हैं बेटा, बहुत खूबसूरत से। ठीक है, अब इन फेफड़ों से जो ब्लड को लेकर आ रहा है हार्ट के अपर चैम्बर में, आपको यहां पर दिख रहा होगा, उसे हम क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो देखो, जो मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था कि वेन, हमारे शरीर में 3 प्रकार के डक्ट्स होती हैं, 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज, एक वेन्स और एक कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करते हैं बेटा, आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है, O2 वाला, ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, मतलब CO2 वाला ब्लड बहता है। और कैपिलरीज में कैसा ब्लड बहता है, कैपिलरीज में दोनों प्रकार के ब्लड बहते हैं। मतलब ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं। जो कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाती हैं वो कैपिलरीज होती है। जैसे बॉडी टिश्यूज तक कौन ब्लड, ये जो जाल सा बना हुआ है, यहाँ पे जो जाल सा है, ये क्या है, ये कैपिलरीज है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड बह रहा है, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था, लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। मतलब पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन, इज द ओनली वेन विच कैरी प्योर ब्लड, जो कि कैसा ब्लड फ्लो करा रही है बेटा, प्योर ब्लड को फ्लो करा रही है। इसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी में कैसा ब्लड, आर्टरी में जनरली कैसा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है, O2 वाला ब्लड बहता है। लेकिन इस पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बह रहा है, CO2 वाला बह रहा है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड जहां भी आ जाए हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो आप समझ जाना उसमें CO2 है, और जहां प्योर ब्लड लिखा रहे वो समझ जाना बेटा वो O2 है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहां से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आया, फिर इधर से निकलकर बॉडी ब्लड टिश्यूज तक आया, तो फिर इसको लेकर कौन आया, एरोटा लेकर आया। कौन लेकर आया भैया, एरोटा। तो एरोटा के बारे में जो फेमस चीज है, मैं हर वेन, हर जो डक्ट है जो लंग से हार्ट में आ रही है, हार्ट से बॉडी टिश्यू में जा रही है, बॉडी टिश्यू से फिर हार्ट में जा रही है, और फिर हार्ट से निकल के फिर लंग्स में जा रही है, सबके बारे में ये जो चारों डक्ट हैं, दिस वन
ठीक है, ये जो बेटा चारों डक्ट हैं, एरोटा, वीना कावा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये जो चारों डक्ट हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें आपको बताऊंगा। दो के बारे में बता चुका हूँ। पल्मोनरी वेन जो है वो एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड बहता है, और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें बेटा इम्प्योर ब्लड बहता है। अब हम बात करें एरोटा की। एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, याद रखना इस बात को। एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं ना, तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। वीना कावा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। अब देखो ये भी तो वेन है, वीना कावा क्या है, वेन है एक, लेकिन वेन होते भी, वेन में क्या होता है, CO2 वाला ब्लड बहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले वेन में O2 वाला बह रहा है तो इसमें दिक्कत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वीना कावा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है बेटा, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा। ठीक है, ठीक है। तो ये इनकी डायरेक्शन भी याद रखनी है कि हार्ट से ब्लड को बॉडी टिश्यू तक कौन पहुंचाएगा, एरोटा। बॉडी टिश्यू से ब्लड को हार्ट तक कौन पहुंचाएगा, वीना कावा। लंग से ब्लड को हार्ट तक कौन पहुंचाएगा, पल्मोनरी वेन। और हार्ट से ब्लड को लंग्स तक कौन पहुंचाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, फिगर दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है। अब इसे डबल ब्लड सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, जैसे एक बार पंप हुआ तो हार्ट इधर से, मतलब इधर से भी खून निकलता है और इधर से भी खून नीचे आता है। हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड इधर से भी फ्लो होता है बेटा, और इधर से भी। ये वाइट कलर का आपको ये सिंबल तीर दिखा रखे हैं, तो दोनों तरफ से ब्लड नीचे की तरफ फ्लो होता है। ठीक है। तो जो सर्कुलेशन, याद रखना, डबल ब्लड सर्कुलेशन दो सर्कुलेशन में डिवाइड है। जो सर्कुलेशन बेटा लंग्स और हार्ट के बीच में होता है, लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। द सर्कुलेशन बिटवीन द लंग्स एंड हार्ट, इट इज नॉन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। और जो सर्कुलेशन बेटा हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में होता है उसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन को हिंदी में कहते हैं फुसफुस परिसंचरण। जो सर्कुलेशन, जो परिसंचरण हमारे फेफड़े, हमारे फुसफुस और दिल के बीच में होता है उसे फुसफुस सर्कुलेशन कहते हैं, फुसफुस परिसंचरण। और जो सर्कुलेशन बेटा हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में होता है उसे व्यवस्थित परिसंचरण भी कहा जाता है। ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बोला है। सो दिस इज नॉन एज द डबल ब्लड सर्कुलेशन। जब दिल एक बार धड़कता है तो खून वहां से दो बार होकर गुजरता है। ठीक है। तो दिल के एक बार धड़कने से उनकी यादें दो बार गुजरती है हमारे दिल से। ठीक है। सो दिस इज नॉन एज द डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ओके बेटा, सो एक बार नोट कर लें। नाउ टेक योर टाइम। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं जो समझनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। सो दिस इज़ द डबल ब्लड सर्कुलेशन। नाउ थर्ड पार्ट जो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से आप बेटा क्या समझते हैं। तो ब्लड ग्रुप सबको पता है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हमें सबसे पहले बताया था एक बंदे ने जिसका नाम था लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने, तो लैंड स्टीनर इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। लैंड स्टीनर इज व्हाट, लैंड स्टीनर इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। लैंड स्टीनर को बेटा फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, याद रखेंगे बात। ठीक है। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप है, जो रक्त समूह है, तो हर ब्लड ग्रुप में पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर ब्लड ग्रुप के बारे में चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हर ब्लड ग्रुप में बेटा, हर ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, है ना, उसमें कुछ एंटीजन पाए जाते हैं और कुछ एंटीबॉडी पाई जाती हैं। उसमें कुछ एंटीजन और कुछ एंटीबॉडी पाई जाती हैं, है ना। एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं, उसमें कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं और उसमें कुछ प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। मतलब और भी एंटीजन एंटीबॉडी होती हैं, लेकिन कुछ एंटीजन और एंटीबॉडी ऐसी होती हैं जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं कि इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। वैसे एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन जो है
वो आरबीसी के सरफेस पे मिलते हैं और ये किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का कमज़ोर रूप होते हैं। ये किसी बैक्टीरिया वायरस का कमज़ोर रूप होते हैं। एंटीबॉडी WBC के द्वारा बनती हैं जो एंटीजन को मारती हैं और उससे उस बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का एंटीजन होगा उस बैक्टीरिया की उससे इंफॉर्मेशन लेती हैं और अपने आप को मजबूत कर लेती हैं, ताकि जब ओरिजिनल बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में घुसे तो उससे वो ताकत के साथ लड़ सके। ठीक है, सो दिस इज एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, सो कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, जो बॉडी के अंदर ही होते हैं, और कुछ एंटीबॉडी भी ऐसी होती हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के एंटीजन हैं जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, इसी प्रकार से दो प्रकार की एंटीबॉडी हैं जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती हैं, ए एंड बी, लेकिन इनका जो सिंबल हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक और ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती हैं। ब्लड, एक एंटीजन ए है, एक एंटीजन बी है, एक एंटीजन ए है, एक एंटीजन बी है। ए एंटीबॉडी में स्मॉल लेटर है और एंटीजन में कैपिटल लेटर है। ठीक है, और दूसरी बात ये देखनी है हमें कि कभी भी एक जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी, मतलब ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी, इसी तरह से बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी आपस में मिक्स नहीं होंगी, आपस में कनेक्ट नहीं करेंगी। अगर ऐसा ज़बरदस्ती कनेक्ट करा दिया गया, मतलब किसी का खून लेकर ऐसा कनेक्ट करा दिया गया, तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। तो हमारा ब्लड जो है जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। बस यही जमाना तो नहीं है ना। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो भैया इंसान तो मर जाएगा। शरीर के अंदर बेटा अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो इंसान क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो आइडियल सिचुएशन, हम तो कुछ नहीं करते, सब कुछ तय होता है बॉडी के अंदर खुद से ही। तो आइडियल सिचुएशन क्या होती है बॉडी में, वो बात जरा समझें। आइडियल सिचुएशन ये होती है कि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए बी मिलती है। एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी होती है, और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी ए होती है ना। दिस इज द आइडियल सिचुएशन इन ब्लड। दिस इज व्हाट, दिस इज द आइडियल सिचुएशन इन ब्लड। ठीक है बेटा, दिस इज द आइडियल सिचुएशन इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर ये आइडियल सिचुएशन है, सबके ब्लड ग्रुप में यही होता है। अगर एंटीजन ए है तो उसके साथ एंटीबॉडी बी होंगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होंगी। अगर ऐसा केस बनता है तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप जो है, जो ब्लड है वो जम जाता है। तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर किसी का खून किसी को दिया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो खून जो है वो जम जाएगा और इंसान क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि किसी भी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी का काम होता है। दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, दो प्रकार की एंटीबॉडी होते हैं, नाम सेम है, बस उनका डिनोशन अलग है। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द एंटीजन्स एंड स्मॉल बी आर द एंटीबॉडी। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो सेम नहीं होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये बातें हमने आपसे करी। ठीक है, नाउ अब हम जो बातें कर रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं बेटा, ब्लड ग्रुप, इसको बाद में देखते हैं। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं जरा देखें। ब्लड ग्रुप है ना, आप सबको पता है ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ए बी ओ एंड ए बी। ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, सबको ये बात पता है कि नहीं। These are the 4 type of blood group A, B, O and AB, है ना। तो हर ब्लड ग्रुप में मैंने आपको बताया, हर ब्लड ग्रुप में क्या होता है, हर ब्लड ग्रुप में एंटीजन होते हैं और हर ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिमाग में बिठा लो बेटा इस बात को कि ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन की प्रेजेंस पर डिसाइड किया जाता है। ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन की प्रेजेंस पर डिसाइड किया जाता है। एंटीजन कितने होते हैं, दो, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी।
ठीक है, आप यहां देखेंगे उसी तरीके के नाम यहां पे दिए गए हैं। मतलब ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा, कैपिटल ए होगा। जिस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है उसका वही नाम दे देते हैं। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन होगा, बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन होगा, दोनों होंगे। और ब्लड ग्रुप बेटा ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन होगा, ओ का मतलब यहां है 0, इसीलिए हमने ओ एक डिनोशन दे दी। 0 तो अब देंगे नहीं कि 3 ब्लड ग्रुप अल्फाबेट दे दिया और चौथा आपको न्यूमेरिकल दे दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हमने ओ बना दिया जो कि 0 जैसा दिखे, है ना। तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन आइडियल क्या होना चाहिए। तो ए एंटीजन के साथ एंटीबॉडी कौन सी होगी, वेरी गुड, बी होगी। बी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। ए बी के साथ क्या होगी, अब ए के साथ अगर मैं यहां बी रख दूं तो ये कॉम्बिनेशन बी और बी मिलके फिर खून जमा देंगे। ए रख दूं तो भी ए और ए मिलके खून जमा देंगे। तो यहां पर कोई कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ रहा, तो कोई नहीं बैठा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भगवान ने इसमें आपको कोई भी एंटीबॉडी नहीं दी है। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहां पर दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जनरली ब्लड ग्रुप से जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो या तो ओ से आएगा या ए बी से आएगा, मतलब ज्यादातर चांसेस इसी से होते हैं, बाकी आने को तो कहीं से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप बी में कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सा एंटीजन होता है, ब्लड ग्रुप ओ में कौन सी एंटीबॉडी होती है, या किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होते हैं। तो किस ब्लड ग्रुप में होते हैं दोनों एंटीजन, ए बी में। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी और समझी। ठीक है, अब देखो हर ब्लड ग्रुप का एक जीनोटाइप होता है ना। हर ब्लड ग्रुप का क्या होता है बेटा, एक जीनोटाइप होता है और एक फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप मतलब जो ब्लड ग्रुप है, जो उसको डिनोशन करने का ब्लड ग्रुप है, जैसे ए टाइप, बी टाइप, ओ एंड ए बी। ये जीनोटाइप मतलब जो उसके अंदर जीन्स हैं, है ना। और जीन्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो IA और IA या आई होता है, IA या, और पेयर में जो दूसरा है वो I है। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी में IB या IB होता है, ओ में II होता है, स्मॉल II, और AB में IA एंड IB। ये आपको कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए, या इसको और आसान भाषा में ऐसे याद कर सकते हो जैसे A में IA या फिर IAIO, है ना, IO याद कर लो, या सिंपल I याद कर लो, स्मॉल I कैपिटल I, है ना, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इसी तरह से B में IB। ठीक है, क्योंकि जीन्स और क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मेल का जीन्स क्या है, XY, कैपिटल X और Y। फीमेल का जीन्स क्या है, कैपिटल X, कैपिटल X, XX। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां देखेंगे IBIO। तो किसी किसी के अंदर ये वाली जीन की पेयरिंग मिलेगी और किसी किसी के अंदर ये वाली जीन की पेयरिंग मिलेगी। ठीक है, ओ में क्या होता है बेटा, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, क्योंकि ये पेयरिंग किसकी है, एंटीजन से ही तो पेयरिंग है, जीन कॉपी हो रहे हैं। तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसीलिए इसको ऐसे ओ से डिनोट करते हैं, IO। ठीक है, इसमें दोनों होते हैं तो इसका जो है IB और IA एंड IB, इस तरह से डिनोशन होता है। तो ये आपको कोडिंग याद होनी चाहिए, चाहे ये वाली याद कर लो, बाकी सेम ही है दोनों ही। ठीक है, चाहे ये वाली कोडिंग याद कर लो, क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बनते हैं और देखने को मिलते हैं। तो जरा मैं बताता हूँ आपको किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इस पर हम जरा एक बार गौर फरमाते हैं और चर्चा करते हैं। सो नाउ देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन जनरली कैसे आते हैं कि मान लो मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का B है, तो जो उनका बच्चा होगा उसके क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप होंगे। तो जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, ए मेल, किसी मेल का ब्लड ग्रुप मान लो A है और किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप B है। ठीक है, तो उनके चाइल्ड का, उनका जो बच्चा हो रहा है
उनके चाइल्ड का क्या पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप की है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड, ये क्वेश्चन आपका। तो ए ब्लड ग्रुप की कोडिंग क्या है बेटा, ए ब्लड ग्रुप की कोडिंग क्या है, व्हाट इज द कोडिंग ऑफ ए ब्लड ग्रुप, IA ये दो कोडिंग हैं। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हम सेकंड वाली कोडिंग यूज करेंगे, क्योंकि IA से हमारे पास सारी कंडीशन आ जाएंगी, ओ की भी कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि ओ वाली कोडिंग जो है IO है। बात समझ में रहे कि ऊपर से जा रही है बातें, देखो बेटा ये बात जरा समझो, यहाँ पे मैंने बताई थी, ठीक है। तो अगर बेटा ये वाली कोडिंग हम यूज़ करेंगे सिर्फ ये वाली, तो इससे सारी कंडीशन नहीं आएंगी, क्योंकि हमें सारी पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन पता करनी है। तो हम ये वाली कोडिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि ए और बी में दो जीनोटाइप हमें दे रखे हैं, दो जीनोटाइप। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर दे रखा है कि जो मेल का जीनोटाइप है वो ये है और फीमेल का ये है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ओ और ए बी में तो एक ही जीनोटाइप है, तो इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई कोडिंग नहीं दे रखी तो हम कौन सी कोडिंग यूज करते हैं बेटा, ये वाली, क्योंकि इससे सारी पॉसिबल कंडीशंस हमें पता लग जाती हैं, इसलिए मैं ये वाली कोडिंग यूज कर रहा हूं, ठीक है। बी की कोडिंग क्या हो जाएगी बेटा, IB IO, ये कोडिंग हो जाएगी बी की, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इनका क्रॉस कराता हूं, क्रॉस कराने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, एक स्क्वायर बना के बॉक्स बनाते हैं, इस मेथड को कहते हैं प्योनेट स्क्वायर मेथड, प्योनेट स्क्वायर मेथड बोला जाता है। तो ए की कोडिंग क्या है बेटा, ए की है IA IO और फीमेल बी की कोडिंग क्या है, IB IO। अब इनका कर दो क्रॉस, इनका क्या कर दो भाई, इनका कर दो क्रॉस। तो IA और IB ये हो जाएगा, IA और IO यहाँ, IO IB, या इसको ऐसे लिख दो IB IO, कैसे भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी, और IO IO ये हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाली जो कोडिंग है ये वाली, ये किसकी है, IA IB मतलब AB ब्लड ग्रुप दिख रहा है, IB IO मतलब B ब्लड ग्रुप दिख रहा है, IO IO मतलब O ब्लड ग्रुप दिख रहा है, IA IO मतलब A ब्लड ग्रुप दिख रहा है। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि जो उनका चाइल्ड है उसके अंदर कोई भी ब्लड ग्रुप देखने को मिल सकता है, AB OB AB या O, कोई सा, मतलब 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप A है, 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप B हो जाए, 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप AB हो जाए, और 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप OB हो जाए, ठीक है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप उनके बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं एक और क्वेश्चन इस तरह का ट्राई करके बताता हूं। नाउ टेक योर टाइम। ओके, सो जैसे मान लो बेटा, हमारे पास अब की बार कोडिंग कुछ और होगी। जैसे मेल है, एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप O है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप AB है, मान लो फॉर एग्जांपल AB, ठीक है। अब इनका बच्चे की क्या पॉसिबल कंडीशन होंगी, उनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हम सिंपल O की कोडिंग लिखेंगे, O की कोडिंग आसान है, A की कोडिंग है तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, IO IO, और इसकी कोडिंग क्या है, IA IB, ठीक है। इसकी एक कोडिंग है IA IB। दोनों का क्रॉस करा दो, सिंपल प्योनेट स्क्वायर मेथड, दोनों का बेटा क्रॉस करा दो, इधर O लिख दो IO IO, और इधर AB का लिख दो IA IB, ठीक है। अब हम एक कोडिंग क्रॉस कराएंगे, ये क्रॉस कराया तो IA IO, ये क्रॉस कराया बेटा IB IO, ये क्रॉस कराया तो IA IO, और ये क्रॉस कराया तो IB IO। ये इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये वाला जो है IA IO एंड दिस वन IA IO, तो बोथ आर शोज द ब्लड ग्रुप A एंड बोथ आर शोज द ब्लड ग्रुप B। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा 50% चांस होंगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप A हो, और 50% चांस होंगे बच्चे का ब्लड ग्रुप B हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन भी है, इजीली हो भी जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले, नाउ टेक योर टाइम। ओके, सो हम कुछ और चीज़ों पे यहाँ पर बेटा चर्चा करते हैं। देखो बेटा,
कुछ और बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब एक बात और उठकर आती है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कब होता है, किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कब होता है और किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव कब होता है, ये एक कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो सिचुएशन है इसको भी दूर किया हमारे लैंडस्टीनर भाई साहब ने, और उन्होंने बंदर के अंदर एक और एंटीजन खोजा जिसका नाम दिया उन्होंने RH, है ना। एक बंदर था रीसस, एक बंदर का नाम था रीसस। उस बंदर पे जब रिसर्च की गई तो एक नया प्रकार का एंटीजन उसके ब्लड में मिला और जिसका नाम उन्होंने उसी के नाम से दिया रीसस, RHESUS। ठीक है, और उसी का शुरू के 2 लेटर लिए RH, तो इसे हम RH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, है ना, या इसको हम RH एंटीजन भी लिखते हैं, RH एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है RH क्या है, RH एक प्रकार का एंटीजन है। तो बेटा जिसके ब्लड ग्रुप में RH प्रेजेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है भाई, पॉजिटिव। और जिसके ब्लड ग्रुप में RH एब्सेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है भाई, नेगेटिव। याद रखना है बात। तो जिसके ब्लड ग्रुप में RH प्रेजेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, पॉजिटिव। और जिसके ब्लड ग्रुप में RH एब्सेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है बेटा, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो उसमें कितने एंटीजन होंगे, कौन कौन से, तो ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के नेम पे रखा जाता है, कौन सा एंटीजन होता है बेटा। तो A ब्लड ग्रुप में एक A एंटीजन तो होगा, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसमें RH एंटीजन भी होगा कि नहीं होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप मान लो AB नेगेटिव है तो इसमें कौन कौन से एंटीजन होंगे बेटा, A होगा, B होगा, RH नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में RH नहीं होता है। अगर AB पॉजिटिव एंटीजन, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो इसमें कौन कौन से एंटीजन होंगे, A भी होगा, B भी होगा और RH भी होगा। तो क्वेश्चन आता है कि किस ब्लड ग्रुप में सारे एंटीजन होते हैं, सबसे ज्यादा एंटीजन होते हैं AB पॉजिटिव में सबसे ज्यादा सारे हैं, A भी है, B भी है, 2 ही तो एंटीजन है A और B, और RH एक नया जुड़ गया तो RH भी है, सिंपल सी बात है। किस ब्लड ग्रुप में एक भी एंटीजन नहीं होता है, O नेगेटिव में। O में O अगर सिंपल O बोला जाए तो O में कोई नहीं होगा, चाहे ना A होगा ना B होगा। लेकिन अगर O नेगेटिव बोल दे तो RH भी नहीं है, तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। लेकिन अगर हम O पॉजिटिव लेते हैं, मान लो O पॉजिटिव ले लेते हैं, तो O पॉजिटिव में O में A और B तो होता ही नहीं है, लेकिन एक एंटीजन है इसमें, RH है। समझ गए, इसमें बेटा RH है। एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है जिसको आपको समझना और देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, सो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, नाउ टेक योर टाइम। ओके, तो चीज़ों को और आगे लेके चलते हैं और आगे समझते हैं बेटा, इसको और आगे चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं कि सारी चीज़ें कैसे कैरी फॉरवर्ड होती हैं। नाउ अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाली है, और जो बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, जो देखने और समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो RH नेगेटिव मतलब जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसे RH नेगेटिव कहेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप अगर किसी का नेगेटिव है, ये बोथ आर द सेम थिंग। और इसी तरह से RH पॉजिटिव, इसको हम कैसे कह सकते हैं, ब्लड ग्रुप जिसका पॉजिटिव है, मतलब जिसमें RH प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, RH नेगेटिव वाला बेटा RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ये इसको ब्लड दे सकता है, इसको ब्लड दे सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, अगर मैं इधर लिखता हूं, है ना, अगर मैं इधर लिखता हूं A नेगेटिव, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, और A पॉजिटिव, ठीक है, B नेगेटिव, B पॉजिटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव,
और O नेगेटिव O पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ भाई सेम में तो सेम को दे ही सकता है ना, क्योंकि A और B एंटीजन उसमें मैच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं अगर बोलता हूँ बेटा, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि A नेगेटिव को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। मैं बस ये कंडीशन बता रहा हूँ कौन किसको दे सकता है, बस वही कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कौन, बाकी जो बच जाए वो नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। अगर सारी बताने लगा तो वो बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी इसमें। तो ये A नेगेटिव A पॉजिटिव को दे सकता है, B नेगेटिव B पॉजिटिव को दे सकता है, AB नेगेटिव AB पॉजिटिव को दे सकता है, और O नेगेटिव O पॉजिटिव को दे सकता है। खुद को तो दे ही सकते हैं, जैसे किसी का A नेगेटिव को तो दे ही सकता है, खुद को तो दे ही सकते हैं, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे मेरा A नेगेटिव है, किसी और का भी A नेगेटिव है ना, तो हम उसको दे सकते हैं ब्लड, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वैसे तो मेरा रियल ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव। और एक बात और बता दूं, B पॉजिटिव से याद आया, सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है इंसानों में? B पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप किसका पाया जाता है बेटा? B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और 85% ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और 15% ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप कैसा होता है? नेगेटिव होता है। याद रखेंगे बात, ठीक है। तो खुद को खुद से तो दे ही सकते हैं, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजन होती है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप कहोगे सर इसी को कैसे? A नेगेटिव को बिल्कुल दे सकता है, A नेगेटिव को तो दे ही सकता है, कोई बात नहीं। अब A पॉजिटिव को तो दे ही सकता है ना, उसमें तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है ना। हम किसी दूसरे को जब देना तो कंफ्यूजन की बात है, सेम में तो दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब जो AB नेगेटिव है तो एक खुद को तो दे ही सकते हैं। AB नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ AB नेगेटिव को दे सकता है और AB पॉजिटिव को दे सकता है ब्लड ग्रुप। O नेगेटिव जो है, लेकिन O नेगेटिव में मैंने बताया था, O नेगेटिव में बेटा कोई एंटीजन नहीं होता है। O नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता है, और सारा खेल एंटीजन का ही है ना। एंटीजन को बॉडी रिसीव नहीं कर पाती है, जो दूसरा है, जो उसके जीन्स में है ही नहीं। तो O नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है। वहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में ब्लड ग्रुप में बताया था कि जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए एंटीजन का, वो ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, याद करो स्टार्टिंग में। तो O में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये सबके साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा ईजी। तो O नेगेटिव बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से बताऊँ तो O नेगेटिव जो है इसको भी ब्लड दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है। मतलब पॉजिटिव वाले को दे सकता है और फिर ये नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। खुद को तो दे ही देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, ये सबको दे देगा, ठीक है। और जो AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव सबसे ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें सारे एंटीजन है, A है, B है और RH भी है, तो ये सबसे ब्लड ले सकता है, किसी से भी ले। जैसे A नेगेटिव से लेगा, A है, कोई दिक्कत नहीं, A इसके अंदर भी है, कोई बात नहीं, है ना। B से लेगा, B भी है इसके पास, लो, तो तीन ही तो एंटीजन है। अगर किसी के पास तीनों एंटीजन है तो किसी से भी ब्लड ले लेगा, हर जगह सबको आ जाओ, है ना। और O नेगेटिव का कोई नहीं है तो ये सबको दे देगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझना आपके लिए जरूरी है। तो मैंने जो यहाँ पर आपको चीज़ें बताने की कोशिश करी है बेटा, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लो कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है जो सबको खून दे सकता है, वो है O नेगेटिव। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है जो सबसे खून ले सकता है, वो है बेटा AB पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि O नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, O नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता और AB में सारे एंटीजन होते हैं, A भी होता है, B भी होता है और AB और RH एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। इसलिए AB पॉजिटिव जो है वो सबसे खून ले सकता है और O नेगेटिव जो है बेटा वो सबको खून दे सकता है। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ब्लड कैसे दिया जाता है, लिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। जैसे मेरा B पॉजिटिव है तो मैं किसको खून दे सकता हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ किसको खून दे सकता हूँ। तो B पॉजिटिव है तो B पॉजिटिव वाले को तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं B नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता खून, है ना, उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि B नेगेटिव वालों को जब मैं दूंगा तो क्या होगा, उसके अंदर RH नहीं होगा, मेरे अंदर RH है। जब उसके जीन्स में नहीं है वो चीज़ तो मैं कैसे अडॉप्ट करा दूंगा भाई, है ना। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना और देखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात को जरा यहाँ पे समझते हैं, मैं किससे खून ले सकता हूँ,
ठीक है। अच्छा, किसको और दे सकता हूँ? ए बी पॉजिटिव को तो दे ही सकता हूँ ना, ए बी पॉजिटिव को दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा पॉजिटिव खून है। अगर बी नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाले को भी दे सकता, और ए बी पॉजिटिव तो सबसे ले सकता, तो इसको भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब किससे ले सकता हूँ? ओ नेगेटिव से ले सकता हूँ जी, है ना, चूंकि मेरा बी पॉजिटिव है। अब मैं देखो, मैं पहले बता रहा हूँ बी पॉजिटिव किसको खून दे सकता है और किससे खून ले सकता है, ठीक है। तो मैं किसको खून दे सकता हूँ, जैसे मेरा बी पॉजिटिव है तो मैं किसको खून दे सकता हूँ, तो बी पॉजिटिव वाले को तो दे सकता हूँ, कोई डाउट नहीं, लेकिन बी नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। फिर मैं किसको दे सकता हूँ बेटा? ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, तो कोई आ गया था स्टूडियो के बाहर। तो बेटा बी पॉजिटिव वाला जो बंदा है, जो कि मैं ही हूँ, है ना, तो बी पॉजिटिव को दे सकता हूँ, ए बी पॉजिटिव को दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं किससे खून ले सकता हूँ? तो अपने से तो ले ही सकता हूँ, है ना। बी नेगेटिव वाले से भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा बताया था आर एच नेगेटिव वाला आर एच पॉजिटिव को खून दे सकता है, इससे भी ले सकता हूँ, ठीक है। फिर ओ नेगेटिव तो सबको दे सकता है, तो इससे भी ले सकता हूँ बेटा। चूंकि मेरा पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव से भी खून ले सकता हूँ मैं, ओ पॉजिटिव से भी खून ले सकता हूँ। तो इन चारों से मैं बेटा खून ले सकता हूँ और इन दो को मैं खून दे सकता हूँ, ठीक है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। और कुछ बातें मैं ब्लड ग्रुप की और आपसे शेयर करता हूँ और कुछ बातें आपसे बताता हूँ। तो देखो भाई, ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका बेटा ब्लड ग्रुप का। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्लड ग्रुप में। ब्लड ग्रुप से संबंधित एक बीमारी आती है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। उस बीमारी को कहते हैं इराइथोब्लास्टिस फीटालिस। इराइथोब्लास्टिस फीटालिस बोला जाता है, इराइथोब्लास्टिस फीटालिस। इराइथोब्लास्टिस फीटालिस ये कैसी बीमारी और किन बंदों को होती है, मतलब ये कैसी एक सिचुएशन है, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, एक सिचुएशन है जो कि ये फीमेल्स में देखने को मिलती है, कुछ कंडीशंस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इराइथोब्लास्टिस के लिए कंडीशन क्या है और कब ये जन्म लेती है। तो अगर एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों की मान लो भाई शादी हो जाती है, या ये दोनों एक रिलेशनशिप बनाते, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, उनसे एक बच्चा होता है, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो मान लो मेल का जो ब्लड ग्रुप है ना, मान लो मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? नेगेटिव है। मेल का क्या है? पॉजिटिव, और फीमेल का क्या है बेटा? नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो पहली तो यही कंडीशन है। ये इराइथोब्लास्टिस फीटालिस कब होगा? जब मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव की शादी होगी। इसी कंडीशन में इराइथोब्लास्टिस फीटालिस देखने को यहां पर मिलता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये पहली कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब ये दोनों एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, ये दोनों जब एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे और फीमेल जब प्रेग्नेंट होगी, है ना, फीमेल की जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, जब इसकी बेटा फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी फीमेल की, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर इफ
अगर जो चाइल्ड है, जो बच्चा उसके प्रेगनेंसी में जो बना हुआ है, जो उसके प्लेसेंटा के अंदर है ना, तो उसमें अगर उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप, अगर उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बेटा मान लो पॉजिटिव हो जाता है तो दिक्कत है। तो ये पहली कंडीशन क्या है, मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव होनी चाहिए। अगर मान लो फीमेल पॉजिटिव या मेल नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन कभी होएगी नहीं। तो पहली तो यही है कि शादी अगर ऐसी हो जाए मान लो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो चाइल्ड हुआ है वो कैसा है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चाइल्ड नॉर्मल जन्म ले लेगा, नॉर्मल बॉर्न हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, सेकंड प्रेगनेंसी, अगर वो दूसरा बच्चा भी करना चाहते हैं, सेकंड प्रेगनेंसी, अब जब पॉजिटिव चाइल्ड ने जन्म ले लिया तो उसके प्लेसेंटा के अंदर है ना, जो फीमेल का प्लेसेंटा है उसमें RH पॉजिटिव एंटीजन रह जाएंगे, है ना, उसके अंदर, क्योंकि वहीं पर वो रहा है 9 महीने भाई, उसमें RH पॉजिटिव एंटीजन रह जाएंगे। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में अगर चाइल्ड कैसा हो जाए, अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप मान लो बेटा नेगेटिव हो जाए, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाए और चूंकि उसके प्लेसेंटा में RH पॉजिटिव पहले से है, क्योंकि वो तो एक मटर के दाने के समान ही सेल होता है, फिर उसका मियोसिस होता है और फिर बच्चा बनता है पूरा, ठीक है। तो RH पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जब उस चाइल्ड का जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो बना है वहां पर, वो जब RH पॉजिटिव एंटीजन से मिलेगा तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलेंगे तो ये सिचुएशन क्या होगी बेटा, खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव वाला नहीं ले सकता, है ना, पॉजिटिव एंटीजन थोड़ी ना ले सकता नेगेटिव वाला, जिसके अंदर नेगेटिव है। अभी मैंने पीछे बताया था कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो ये तो कोई बच्चा नहीं है, तो एंटीजन है ना, तो ये एंटीजन इसके अंदर जब एंटर करेंगे तो क्या होगा, इसका ब्लड, ये जो बच्चा है इसका ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ये ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा बच्चे का उसके प्लेसेंटा में ही, और ये बच्चा जो होगा, जो सेकंड प्रेगनेंसी वाला बच्चा होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी कंडीशन को इराइथोब्लास्टिस फीटालिस कहते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल पैदा हो जाएगा। सेकंड प्रेगनेंसी में भी अगर पॉजिटिव होए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब RH पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव बच्चा होने के बाद पहली कंडीशन ये याद रखना, मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव। इसके बाद पॉजिटिव बच्चा चाहे पहले में हो रहा हो दूसरे में हो रहा है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बच्चा होने के बाद जब भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का अगला बच्चा होगा, तुरंत कंडीशन कौन सी बनेगी, इराइथोब्लास्टिस फीटालिस, और वो बच्चा डेथ हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इराइथोब्लास्टिस फीटालिस कहते हैं। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, कोई बीमारी नहीं कह सकते, कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है, जिसकी वजह से एक मिस हैपनिंग देखने को यहाँ पर मिलती है। तो बेटा इस सेशन मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, बेटा आपको हार्ट के बारे में पढ़ाया, ठीक है, डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे दिलों का दिल किसे कहते हैं, दिलों का दिल, दिल को जो धड़काता है, क्योंकि दिल का मेन काम ही धड़कना है, तो दिल को धड़काने का काम किसे है, किसका है, ऐसे नोड का, ठीक है। इसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। सो इट इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ऐसे नोड कहाँ पर होता है, हमने आपको बताया था, ये मान लो दिल के 4 चैम्बर हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये लेफ्ट, ये राइट पार्ट, तो राइट ऑरिकल में, है ना, ये वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पर ऐसे नोड होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, ऐसे नोड इज सिचुएटेड इन द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में भी कहाँ पर, अपर पार्ट में, अपर राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम ही है, तो सब में राइट आर्ट्रियम देखो 2 जगह आ रहा है ना, राइट आर्ट्रियम 2 जगह आ रहा है, तो राइट आर्ट्रियम के कहाँ पर है, अपर लेटरल वॉल में है, अपर लेटरल वॉल ऑफ द राइट आर्ट्रियम में ऐसे नोड होता है। एवी नोड कहाँ होता है, यहाँ पर लोअर लेटरल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट क्या, ओपनिंग ऑफ राइट आर्ट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम, राइट हिस्सा कौन सा है, इधर वाला, ये दिस इज राइट पार्ट,
तो राइट आर्ट्रियम जो है, राइट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग होती है ना, वो किसकी होती है? ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस इज नॉन एट ट्राइकस्पिड, देखते हैं फिगर में, ठीक है। राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये ओपनिंग जो है ये कौन सी है? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज ओपनिंग बाय द मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। सो ओपनिंग ऑफ राइट आर्ट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गाइडेड बाय ट्राइकस्पिड, दिस इज ट्राइकस्पिड। इजाइनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स, है ना, तो ये जो तीनों हैं, इजाइनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स, है ना, तो दीज आर द टाइप ऑफ WBC। ये तीनों क्या है? WBC हैं। और कौन से WBC है? ग्रैनुलोसाइट्स। ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाया है, ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स WBC हैं, दीज आर द ग्रैनुलोसाइट WBC। WBC दो प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट तीन प्रकार की, इजाइनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और एक ग्रैनुलोसाइट दो प्रकार की, है ना, एक होता है मोनोसाइट WBC और एक होता है लिम्फोसाइट WBC। लिम्फोसाइट WBC, याद रखना है बात को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही, और इसी के साथ पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको कराई हैं और बहुत अच्छे तरीके से कराई हैं। 3 पार्ट में मैंने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कराया है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चीज़ों को देखें और परखें, ठीक है। और मैंने प्रॉमिस जैसा किया कि बच्चों को पूरा सिलेबस यहाँ पे दूंगा, स्टडी विद गौरव पे आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक और चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें करते रहें, देखते रहें, समझते रहें। नाउ टेक योर टाइम एंड जय हिंद।